नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे बाल मनोविज्ञान और शिक्षण के बारे में। ठीक है, आज की जो टारगेट है वो 16 प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है, इसमें से आप लोगों का टारगेट 13 प्लस रहेगा। ठीक है, और आप लोगों को बता दें कि जब हम 9 बजे लाइव आ रहे थे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहा था। वो क्या था, ये नेटवर्क इशू था जिसके कारण वो नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहा था। लेकिन अब सभी परेशानी सोल्व कर लिया गया है। तो अब जब भी लाइव आया जाएगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन का मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के। लेकिन बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखते हैं क्या करा है पहला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पे करा है कि बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। पहला करा है कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश। दूसरा करा है कि अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तीसरा करा है कि कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। और चौथा करा है कि कक्षा कक्ष का अधिकारवाद परिवेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग गलत कर देंगे प्रश्नों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है संवेगात्मक विकास के लिए। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त। ठीक है, यहाँ पे माता पिता से तात्पर्य दे दिया है, ये गलत हो गया। अगर कक्षा में बालक है तो ये गलत हो गया। नियंत्रित परिवेश। ठीक है, अगर संवेगात्मक पढ़ा रहे हैं बालक कैसे उसको सीखेगा ये उसके उस पर और अध्यापक पे निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी गलत हो गया। और कह रहा है कि अधिकारवादी। ठीक है, किसी भी शिक्षा का किसी का अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो बचा हमारा कौन, पहला। ठीक है, तो पहला हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा है। यहाँ पे साक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या करा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कक्षा कक्ष का वातावरण शैक्षणिक अवधारणा का एक विस्तृत क्षेत्र है, सम्मिलित है, जिसमें शारीरिक विन्यास, सामाजिक संदर्भों एवं शिक्षक की विशेषताओं और व्यवहारों से संबंधित अनेक शिक्षण घटकों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने पहले को माना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं है रचनात्मक आकलन, क्या कौन सा नहीं है। पहला करा है कि खुले अंत वाले प्रश्न, दूसरा करा है परियोजना कार्य, तीसरा करा है अवलोकन, और चौथा करा है कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ठीक है, तो अब जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर आप लोगों का सही होगा। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो यहाँ पे खुले अंत वाले प्रश्न में ये होता है कि बालक से आप एक प्रश्न पूछेंगे, बालक अपने अनुसार प्रश्नों को सॉल्व करता है, यानी उसके उत्तर देता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को खुले अंत वाले प्रश्न हो गए। ठीक है, परियोजना कार्य बनाना, यानी अपने द्वारा बालक जो होता है कार्य करेगा और परियोजना बनाएगा, निर्धारण करेगा, शिक्षण विधियों तैयार करेगा। ठीक है, यहाँ पे परियोजना कार्य शिक्षक और छात्र दोनों। अवलोकन यानी बालक जो होता है किसी कार्य को देखेगा, किसी भी वस्तु को देखेगा, फिर अवलोकन करेगा, फिर इसके बाद में उसकी जांच परख करेगा। ठीक है, तो ये भी खुले अंत वाले हो गए, यानी अवलोकन करेगा तो यहाँ पे भ्रमण विधि के द्वारा करेगा। ठीक है, ये भी खुले अंत वाले प्रश्न हो गए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित, यानी उसकी योग्यता क्रम निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरे का आंसर जो होगा राइट चौथा होगा। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या कहा है। देखिए एनसीईआरटी ने कहा है कि आपके शिक्षण साधन में रचनात्मक आकलन एवं शक्तिशाली उपकरण है जिसके माध्यम से संयोजन कक्षा में बच्चों के एक अलग अलग अधिकार स्तर हैं, जिसमें पृथक पृथक अनुदेशन के आयोजन बनाई जा सकती है। रचनात्मक आकलन वह सूचना प्रदान करती है जिसकी आवश्यकता प्रगति मॉनिटर करने हेतु होता है। ठीक है, तत्कालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पृथक पृथक अनुदेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ जब आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा तो इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ भी रखे गए हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए करा कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। ठीक है, तो पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, यानी पुस्तक में जो लिखे गए हैं प्रश्नों को उत्तर उसको लिखाने पर बल देना बच्चों के द्वारा। ठीक है, सामूहिक गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, यानी सामूहिक यानी सबको एक साथ न लेकर सिर्फ एक बालक या एक विशेष वर्ग के व्यक्ति को सिर्फ अधिगम देना। ठीक है, किसी एक पे बल देना। ठीक है, और तीसरा करा कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान में अनदेखी करना। ठीक है, और चौथा करा है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि तीसरे के आंसर कौन सा होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यानी उनकी गतिविधि क्या है, उनकी कठिनाई क्या है उसको जानना और उसको परखना, फिर इसके बाद उनका समाधान करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा तीसरे का चौथा होगा। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए क्योंकि 2 दिन से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा था, इसको शेयर करिए जल्दी से और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चौथे प्रश्न पे। देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा है इसे। देखिए थोड़ा बहुत देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रभावशाली शिक्षक अपने छात्रों और छात्राओं से संपर्क कायम करता है। ठीक है, कायम करता है। सबसे अच्छा शिक्षक अपने प्रत्येक विद्यार्थी के संपर्क साधने के लिए कठिन परिश्रम करता है
आम रुचि का पता लगाता है, यानी उनमें जो रुचियाँ हैं उसका पता लगाता है कि कौन रुचि के अनुसार वो पढ़ सकता है, और कठिन कठिन होता है, यानी उसकी रुचि क्या है उसको पता लगाने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन विशिष्ट शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के संपर्क में साधने के लिए सस्ता यानी रास्ता निकाल लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपके पास एक विद्यार्थी हो सकता है जो लेगो फेनेटिक हो सकता है, यानी वो अपनी रुचि जो है नहीं ले रहा है पढ़ाई में, वो अलग अलग कार्य कर रहा है, उससे संपर्क बनाने चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक समान कार्य करना होता है, जिसको आप एक लोगों के यानी लेगो लेगो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कैटलॉग मंगाना है, यानी एक अलग तरह की कोई सामग्री है उसको मंगाना है, जिससे उसे पढ़ाना, फिर उसे विद्यार्थियों के बारे में बताना। ठीक है, चर्चा करना। ठीक है, तो इसके द्वारा बालक जो होता है सामूहिक रूप से भाग ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चौथा कर रहा है हमारा कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे देखिए सृजन करने के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति, और दूसरा कह रहा है कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, और तीसरा कह रहा है बच्चे को स्वीकार करना, और चौथा कह रहा है यहाँ पे कि अध्यापक का सकारात्मक रूप। तो यहाँ पे जल्दी बताइए चौथे का आंसर हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो चौथे का आंसर देखिए किसमें सभी यहाँ पे आप लोग पहले सभी कौन सा सही प्रश्न है उसको ढूंढ लीजिए। ठीक है, अध्यापक का सकारात्मक रूप ही बालक जो होता है सीखने में सहायक होता है बालक के। ठीक है, तो ये भी सही हुआ। यानी कह रहा है यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि बच्चे को स्वीकार करना, यानी बालक जो होता है कौन सी कमी है उसकी, कौन सी रुचि ले रहा है उसको स्वीकार करना, फिर उसको बताना। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है देखिए बच्चे के प्रयासों को स्वीकृत करना, यानी वो प्रयास कर रहा है तो उसे प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ने के लिए उसे प्रोत्साहन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को प्राथमिक स्तर की बात है तो बच्चों को खुला छोड़ देना, यानी खेल विधियों द्वारा सिखाना। अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं, बच्चों के अनुसार कार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है, अगर सहमत है तो एक बार यस करिए, यस करिए, जल्दी से यस करिए आप लोग, और फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। यहाँ पे देखिए कह रहा है पांचवा क्या कह रहा है हमारा, पांचवा ये कह रहा है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, जिसके अनुसार आप कौन सा सही, यानी कौन सा आपके अनुसार कौन सा सही है। पहला कह रहा है लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि लड़कों को विज्ञान और तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो अब जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा हमारा। यहाँ पे लड़कों एवं लड़कियों के बारे में पूछा है। ठीक है, तो पांचवे का राइट आंसर कौन सा होगा हमारा दूसरा होगा। ठीक है, यहाँ पे लड़कों को घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, कोई माने नहीं कि लड़कियां ही घर का काम करें। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसका आंसर भी सही दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर सभी लोगों ने सही दिया है, तो इस पांचवे का आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए छठा हमारा क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है छठा। देखिए कह रहा है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है, कौन सा प्रदर्शित करता है। पहला कह रहा है कि अधिगम में असुविधा, दूसरा कह रहा है अधिगम में असक्ता, और तीसरा कह रहा है अधिगम में कठिनाई के लिए, चौथा कह रहा है अधिगम में समस्या। तो ये प्रश्न थोड़ा अलग है। यहाँ पे पठार से नहीं लिया गया है, अधिगम पठार से नहीं लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अधिगम से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा हमारा। तो छठे का पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो छठे का राइट आंसर जो होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा होगा। ठीक है, अधिगम असक्ता। ठीक है, क्योंकि बालक जो होता है विपरीत लिख रहा है। ठीक है, असक्ता यानी वो सीखने में ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरे के साथ अधिगम असक्ता, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों ने तीसरी जो क्लास चलाई गई थी बाल मनोविज्ञान की लाइव क्लास, उसमें आप लोगों ने सही किया था। ठीक है, ये भी हमारा सही होगा। ठीक है, दूसरा सही होगा। चलिए देख लेते हैं सातवां क्या कह रहा है हमारा। देखिए सातवां ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में, यहाँ पे देखिए शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक ग्रेडों पर, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, और चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सातवें का बताइए कौन सा सही होगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए पहले ही आप लोग देख के बता सकते हैं, जहाँ सक्रिय सहभागिता का प्रश्न ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, ऑप्शन सम्मिलित हो, वो पहले ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे केंद्रित करने के बाद, ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहा है, तो सक्रिय सहभागिता के द्वारा वो आपस में चर्चा करके प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज्ञान अर्जन की बात किया है, तो सक्रिय सहभागिता के द्वारा यानी आपस में मेल जोल के द्वारा बच्चे और शिक्षक सहभागिता के साथ है उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सातवें का आंसर जो होगा हमारा तीसरा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
8वें प्रश्न पे देखते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा दिया है एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी के तथ्य रखे गए हैं, देखते हैं ये एनसीईआरटी ने क्या माना है। एक अधिगम, यहाँ पे कहा है कि अधिगम एक सक्रिय विधि है जिसमें शिक्षार्थी संवेदन इनपुट यानी करके, ठीक है, उपयोग करते हैं और इसमें अर्थ निकालते हैं, ठीक है, इसका अर्थ निकालते हैं। इस विचार का सबसे ज़्यादा परंपरागत सूत्रीकरण सक्रिय शिक्षार्थियों के शब्दावली यानी डेली पद, डेवी का पद यानी इसमें निहित होता है, जहाँ बल दिया जाता है, ठीक है, वे शिक्षार्थी कुछ करें, ठीक है, अधिगम ज्ञान की निष्क्रिय स्वीकृति नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ मौजूद, लेकिन यहाँ यह अधिगम की शिक्षार्थियों की संचार की सहभागिता का निहित करता है, ठीक है, यहाँ पे जो बालक होते हैं सभी लोग सहभागिता से अपना कार्य सीख सकते हैं आसानी से, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा वो दूसरे के साथ गया था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 8वां क्या कर रहा है हमारा, 7वें का तीसरा सही था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कर रहा है हमारा, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता, ठीक है, किसका संयोजन है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पहला कि उच्च योग्यता, उच्च शिक्षा, सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, ठीक है, और दूसरा कह रहा है हमारा 8वें का दूसरा कह रहा है कि उच्च प्रेरणा, ये उच्च वचनबद्धता, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उच्च प्रेरणा से नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है उच्च योग्यता, ठीक है, उच्च योग्यता सही है हमारा, उच्च क्षमता, ठीक है, उच्च वचनबद्धता, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं करा है सृजन का, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मक, उस श्रवण शक्ति यानी सीखने की शक्ति, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा पहले पे जाएगा, ठीक है, उच्च योग्यता, ठीक है, सीखने की उसकी योग्यता कैसी है, ठीक है, वो होना चाहिए, यानी उसके स्तर के अनुसार शिक्षक को दृष्टिकोण को उसके प्रतिभाशाली बनाना चाहिए। उच्च सृजनात्मक यानी सीखने में सबसे सक्रिय रहे। उच्च वचनबद्धता, ठीक है, यानी वचनबद्धता से ये है कि जो कार्य कर रहा है उसे लगन के साथ कर सके, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न पे देखते हैं, एनसीईआरटी से ले लिया गया है, देखते हैं कितने लोगों को सही होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण के महत्वपूर्ण हो सकती हैं, यानी गलतियाँ किस लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं बच्चों में, एनसीएफ 2005 के अनुसार करा कि ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा करा है कि यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तीसरा कह रहा है कि ये बच्चों के विचार को दृष्टिकोण उपलब्ध कराती है तथा साधनों को पहचानने में सहायता करती है। और चौथा कह रहा है कि ये कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, हटाने का कार्य करता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा, तो इसका आंसर बताइए 9वें का कौन सा होगा, तो 9वें का आंसर जो जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तो एक बार लाइक करिए वीडियो को, ठीक है, एक बार लाइक करिए और शेयर करिए, अपनी संख्या जल्दी से बढ़ा लीजिए, ठीक है, शेयर करिए जल्दी से, ठीक है, और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न में देखिए, 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कह रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। तो 10वें का आंसर कौन सा होगा ये बता चुका हूँ प्रश्न में पहले ही, इसका आंसर आप लोग बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 10वें का जो राइट आंसर होगा ये तीसरा, अपसारी चिंतन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बालक अपने खुले प्रश्नों को, ठीक है, यहाँ पे खुले प्रश्नों अपने अनुसार, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चिंतन किससे संबंधित है, तो आप बालक से एक प्रश्न पूछेंगे, उसके अनुसार बालक जो होता है अपने अनुसार प्रश्न देता है, ठीक है, बताता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है अभिसारी का अर्थ होता है यानी एक ही अर्थ हो, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है उसमें से एक ही ऑप्शन सही होता है 4 में से, ठीक है, तो यहाँ पे अपसारी होगा, ठीक है। जैसे आप कहेंगे संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, या फिर आप कहेंगे कि आप लिखिए, निबंध लिखिए, निबंध में क्या होता है, बालक जो होता है अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके लिखता है, ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा चिंतन करता है, तो राइट आंसर तीसरे पे जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है। पहला कह रहा है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिसमें उच्च स्तर कक्षा में पदोन्नति करता है। दूसरा कह रहा है कि उन विद्यार्थियों को पदोन्नति करना या पदोन्नति करना यानी ऊपर करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, जो विद्यार्थी में स्तर में अनुकूल नहीं है। तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम परिवर्तित करना, और चौथा कह रहा है कि कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर शिक्षार्थियों का समूह बनाना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइए, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जो होगा 11वें का हमारा तीसरा सही होगा, ठीक है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, आवश्यकता यानी कैसे रुचि ले रहे हैं उसके अनुसार आप पाठ्यक्रम को बदल के उनके अनुसार शिक्षण करा सकते हैं, तो राइट आंसर जो जाएगा तीसरे के साथ, ठीक है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 12वां हमारा क्या कह रहा है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि
अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं करता। यहाँ पे देखिए नहीं की बात किया है, ठीक है। प्रश्न में हाँ और नहीं का प्रश्न देख लीजिएगा। और यहाँ पहला कह रहा है कि विषय वस्तु को केवल याद करने पर आधारित पुनरावृत्ति करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है दूसरा कि विषय वस्तुओं का प्रश्न बनाना चाहिए, ये सही हमारा है। और प्रकरण पर परिचर्चा, यहाँ पे चर्चा पर चर्चा के द्वारा बालक जो होता है अच्छे से सीखता है। और प्रकरण प्रकरण का प्रस्तुतिकरण, प्रकरण का प्रस्तुति करेगा बालक तो तर्क करेगा, ठीक है। ये भी सही होगा, यही भी हमारा पहला जो है सही होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं की बात किया है तो पहला हमारा सही होगा, ठीक है। केवल याद करने पर बल नहीं देना, एनसीएफ ने कहा है, एनसीईआरटी ने कहा है कि बालकों को जो है रटन विद्या से मुक्त करना है, ठीक है। पुनरावृत्ति कर रहा है यानी दोहराव कर रहा है, तो यही हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने से, यानी शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने की बात कर रहा है, ठीक है। शारीरिक दंड देने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे शाब्दिक दंड देने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि बच्चों की छवि को सुधारना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि उनके अंकों को सुधारना चाहिए। चौथा कह रहा है कि उन्हें स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना चाहिए, ठीक है। उनके स्वयं के प्रति जो अवधारणा है उसको नष्ट करना चाहिए। तो 13वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बताइए। यहाँ पे देखिए उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को छवि सुधारना चाहिए, ठीक है। उनकी कमियां क्या सुधारना चाहिए, उनके अंकों में सुधार यानी जो कमी है उनकी जो उससे दूर करना चाहिए। और उन्हें स्वयं के प्रति अवधारणा यानी जो उनकी रुचि ले रहे हैं उसको खत्म करना, यही हमारा गलत होगा, ठीक है। यही सही भी होगा, चौथा हमारा सही होगा 13वें का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं के व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह को स्वीकार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि भाई बहन अध्यापक के द्वारा, दूसरा अध्यापक और साथी के द्वारा, साथी और माता पिता के द्वारा, माता पिता और भाई बहन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर 14वें का बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो चौथा हमारे 14वें का आंसर जो होगा राइट होगा। यहाँ पे हमारा जो होता है माता पिता और भाई बहन, क्योंकि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है इसमें बालक जो होता है अपने घर में रहता है, ठीक है। परिवेश से लेना देना नहीं होता है उसमें, वो अपने परिवार में ही रहता है, ठीक है। शैशवावस्था के बाद जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की शुरुआत होती है यानी 0 से 2 वर्ष संवेगात्मक होता है। और 2 से 7 वर्ष के बीच में जो बालक होता है वो अपने घर में ही रहता है, ठीक है। अपने माता पिता अपने उनकी मातृभाषा यानी उनकी रहन सहन के अनुसार ही सीखता है, ठीक है। यहाँ पे तो राइट आंसर चौथा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे। देखते हैं 15वां प्रश्न क्या करा है कि शिक्षार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। यहाँ पे स्वच्छता से प्रश्न दिया है। तो पहला आंसर करा है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं। और यहाँ पे करा है प्रेरणा व्यवहारवादी उपागम, और प्रेरणा मानवतावादी उपागम, और यहाँ पे प्रेरणा संज्ञानात्मक उपागम, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वच्छता से दिया है तो संज्ञानात्मक का कोई यहाँ पे देखिए महत्व ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे संज्ञानात्मक यानी करके नहीं सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे खोज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्वच्छता से उन्हें क्या बनाया गया है, सम्मिलित सदस्य बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे खोज नहीं करेंगे, संज्ञानात्मक नहीं होगा, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। प्रेरणा का मानवतावादी, ये स्वच्छता से मानवतावादी का कोई लेना देना नहीं है, हमारे परिवेश से लेना देना है, ठीक है। व्यवहारवादी ये भी गलत है, हमारा राइट आंसर जाएगा पहले पे, ठीक है। सामाजिक, समाज के लिए आप स्वच्छता करेंगे, संस्कृत अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, तो राइट आंसर हमारा पहला होगा, ठीक है। चलिए 16वें प्रश्न पे देखते हैं क्या होगा हमारा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। पहला करा है कि 11 से 18 वर्ष, दूसरा करा है 18 से 24 वर्ष, चौथा करा है कि जन्म से 6 वर्ष, और चौथा करा है कि 6 से 11 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। और आज की वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और अगली क्लास किस चलाई जाए ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। और आंसर नीचे दिए गए हैं, देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। सीटेट बहुत जल्दी ही होने वाला है, कब आएगी सूचना आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।